एक ऐसी पीढ़ी जो अपने नए सपनों, नए जज्बातों और नए इरादों के साथ आगे बढ़ रही थी। और फिर एक आंदोलन जो धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन देखते ही देखते पूरी दुनिया को हिला गया। ये कहानी है नेपाल की जेन जी की, जो अपने हक, अपने भविष्य और एक बेहतर देश के लिए सड़कों पर उतर आए। शुरुआत में तो यह प्रोटेस्ट छोटी छोटी आवाज़ों के रूप में शुरू हुआ, लेकिन जैसे जैसे उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और जैसे जैसे ग्राउंड पर लोगों का सपोर्ट बढ़ता गया, यह प्रोटेस्ट एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो गया। धीरे धीरे यह सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि नए नेपाल की उम्मीद बन गया, जहां नौजवानों का जज्बा और उनकी आवाज़ पूरे विश्व ने देखी। सितंबर 2025 की शुरुआत में नेपाल की सरकार ने 26 पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑर्डर दिया कि अगर वो नेपाल में काम करना चाहते हैं तो उन्हें गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर कराना होगा। लेकिन जब कुछ बड़ी कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन के नियम मानने से इनकार किया तो उन प्लेटफॉर्म्स को तुरंत बैन कर दिया गया। कागजों पर तो यह एक टेक्निकल कंप्लायंस था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में इसका असर कुछ और ही दिख रहा था। जेन जी के लिए सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि आवाज उठाने, दुनिया से जुड़ने और अपनी कहानी शेयर करने का जरिया था। और जब ये एक्सेस छिन गया तो नौजवानों के अंदर निराशा, गुस्सा और बेचैनी बढ़ने लगी। और इस नाराजगी का नतीजा था कि 8 सितंबर 2025 की सुबह हजारों जवान काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। न्यू बनेश्वर, मैथीगढ़, मंडला और संसद भवन के आसपास बड़े ग्रुप्स इकट्ठा होने लगे। शुरुआत में तो यह रैली बहुत ज्यादा आराम से प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिस ने क्राउड को तोड़ने के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट्स, पानी की कैनन और कई जगहों पर तो जिंदा गोलियां तक चलाई। यह आंदोलन जल्दी काठमांडू से निकलकर पोखरा, बिरतनगर, भरतपुर और इटाहारी तक फैल गया, जहां आम नागरिक भी जेन जी प्रोटेस्टर्स के साथ खड़े हो गए। हालत दिन ब दिन खराब होते गए और जैसे ये खौफनाक तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंची तो ग्लोबल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और फॉरेन गवर्नमेंट्स ने नेपाल की सरकार से जवाब मांगा। जैसे जैसे प्रोटेस्ट तेज होता गया, सरकार पर प्रेशर बढ़ता गया। पहले गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन वापस लिया और तुरंत बाद होम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन असली प्रेशर प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली की सरकार पर था, जिन्होंने अपने फैसलों और क्रैकडाउन के लिए नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर कठिन प्रश्नों का सामना किया। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस कहानी के पीछे कई ऐसे पहलू छुपे हुए हैं जो आम नजरों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम एक एक लेयर को डिटेल में और विस्तार में समझेंगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि यह कहानी अभी तो बस शुरू हुई है। ये कहानी शुरू होती है सितंबर 2025 की शुरुआत से, जब नेपाल के नौजवान, जिन्हें हम जेन जी के नाम से भी जानते हैं, वह सभी लोग अचानक से सड़कों पर उतर आए। इनकी उम्र लगभग 13 से 28 साल के बीच थी। शुरुआत में यह आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन के खिलाफ लग रहा था, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा गहरा था। यह सालों के गुस्से का प्रतिकरण था जो करप्शन, नेपोटिज्म और अमीरी गरीबी के चलते बढ़ा था। नेपाल, जो हमारा पड़ोसी देश है, हिमालय की गोद में बसा एक अनोखा और सुंदर देश। यहाँ की पहाड़ों की ऊंचाई, शेरपा लोगों की हिम्मत और उनका पर्वतों को जीतने का जुनून इस देश को एक अलग ही पहचान देता है। इसके अलावा काठमांडू की रंग बिरंगी संस्कृति, पुरानी कठिन पगडंडियां और प्राकृतिक सौंदर्य भी नेपाल को दुनिया भर के यात्रियों और शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। लेकिन जब तक सन 2025 आया, नेपाल अंदर ही अंदर कई चुनौतियों का सामना करने लगा। अर्थव्यवस्था कमजोर हो चुकी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी और करप्शन आम जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया के दौर में पलने बढ़ने वाली जेन जी के लिए यह सब और भी तेज लग रहा था। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके सपने और उनकी मेहनत एक ऐसे सिस्टम के नीचे दब गए हैं जो सिर्फ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए बना हुआ है। सोचिए, एक आम नौजवान जो काठमांडू या पोखरा में कॉलेज जाता है, डिग्री लेता है, लेकिन जब जॉब के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सरकारी नौकरियां और बड़े बिजनेस के मौके सिर्फ नेपो किड्स को दिए जाने लगे थे और इसी वजह से आम यूथ में एक गहरी निराशा आ चुकी थी। एक वायरल केस ने और भी आग भड़काई थी, जिसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के बच्चे बिना स्ट्रगल के फॉरेन वीजास और हाई पेइंग जॉब्स के लिए सिलेक्ट कर लिए जाते थे, जबकि आम स्टूडेंट्स कंसल्टेंसी के नाम पर पैसा देकर धोखा खा रहे थे। सन 2024 जाते जाते नेपाल की सरकार, जो
केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के लीडरशिप में चल रही थी, खुद कई करप्शन स्कैंडल्स में उलझ गई थी। कुछ केसेस में सरकारी फंड्स का मिसयूज होकर मिनिस्टर्स के घर और प्रॉपर्टीज खरीदी गई थी। दूसरे केसेस में यह इल्जाम था कि गवर्नमेंट ने टेक और सोशल मीडिया कंपनीज से कंप्लायंस के नाम पर पैसा मांगा है। इन खुलासों ने यूथ का ट्रस्ट और भी हिला दिया। उन्हें लगने लगा कि यह सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है, बल्कि उनके भविष्य और पूरे सिस्टम की लड़ाई है। इसी दौरान नेपाल की जेन जी, जो टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अपने आइडियाज, व्लॉग्स और क्रिएटिविटी से दुनिया तक पहुंच बना रहे थे, खुद को सीधा टारगेट महसूस करने लगे। और फिर आया ट्रिगर मूवमेंट, वो घटना जिसने चिंगारी को आग बना दिया। 8 सितंबर 2025 को नेपाल की सरकार ने ऐलान किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब और टिकटॉक जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाएगा। ऑफिशियल रीजन दिया गया कि यह कंपनीज नॉन कंप्लायंस कर रही हैं, यानी सरकारी नियमों का पालन नहीं कर रही हैं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक असली वजह कुछ और ही थी। सरकार ने इन कंपनीज पर यूजर डेटा शेयरिंग और एड रेवेन्यू के लिए प्रेशर बनाया था, और जब उन्होंने इनकार कर दिया था तो उन्हें बैन कर दिया गया। वैसे तो यह बैन एक टेक्निकल ऑर्डर से ज्यादा था। यह एक मैसेज था कि जो भी सिस्टम के करप्शन को चैलेंज करेगा उसकी आवाज दबा दी जाएगी। इसी ने जवानों के पेशेंस का दामन तोड़ दिया और नेपाल की सड़कें एक नए युग के आंदोलन की गवाह बन गईं। हजारों लोगों ने ऑनलाइन पिटिशन साइन किए, लेकिन आयरनी यह थी कि प्लेटफॉर्म्स बैन होने के बाद उन पिटिशंस तक आम लोग पहुंच नहीं पा रहे थे। तब जेन जी को समझ आया कि अब सिर्फ ऑनलाइन आवाजों से बात नहीं बनेगी, उन्हें ग्राउंड पर आना ही होगा। और जब पूरी घटना की शुरुआत हुई तो सबसे पहला प्रोटेस्ट काठमांडू की सड़कों पर हुआ। स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स बैनर लेकर निकले जिसमें लिखा था सोशल मीडिया आजादी और करप्शन बंद करो। पुलिस ने कोशिश की कि मार्च शांत रहे, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई वैसे वैसे टेंशन भी तेज होने लगी। क्राउड के स्लोगन्स और जज्बा कंट्रोल से बाहर होते जा रहे थे। और फिर 9 सितंबर 2025 की सुबह काठमांडू के मशहूर थमिल एरिया में हजारों नौजवान इकट्ठा हुए। प्रोटेस्ट अब स्पॉन्टेनियसली रैली से बढ़कर एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बन गया था, और इस मूवमेंट को अब एक नाम मिल चुका था, जो कि था जेन जी प्रोटेस्ट। यह नाम जल्दी नेपाल के यूथ के लिए एक नारा और पहचान बन गया। एक 22 साल का स्टूडेंट, जिसे भीड़ ने तुरंत लीडर के रूप में देखना शुरू कर दिया, माइक्रोफोन पर आया और गूंजती आवाज में कहा, हम सिर्फ बैन के खिलाफ नहीं बल्कि नेपोटिज्म और करप्शन के खिलाफ हैं। नेताओं के बच्चे लग्जरी में जीते हैं और हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए स्ट्रगल करते हैं। उसके शब्द जवानों के दिल तक उतर गए और भीड़ का जज्बा और भी तेज हो गया। देखिए, शुरुआत में तो प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा शांत था। लोग गाते हुए, स्लोगन्स देते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने जल्दी कर्फ्यू लगाया और संसद भवन के आसपास बैरिकेड्स तैनात कर दिए। लेकिन जब जेन जी प्रोटेस्टर्स ने बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करी तो पुलिस ने पहले टीयर गैस और फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया। क्राउड ने वापस मुड़ने के बजाय और तेज जज्बे के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। और अब यह बात सिर्फ काठमांडू तक सीमित नहीं रही। यह पूरा प्रोटेस्ट जल्दी पोखरा, बिरतनगर और भरतपुर तक फैल गया। इतिहारी में तो हालात और भी सीरियस हो गए, जहां पुलिस फायरिंग के बाद 2 लोगों की जान चली गई। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि गोली चलाने से पहले क्राउड को पूरी वार्निंग नहीं दी गई थी, जिसने लोगों का गुस्सा और भड़का दिया। दिन ब दिन वायलेंस एक्सेलेरेट होता गया। प्रोटेस्टर्स ने पार्लियामेंट बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया और अंदर घुसकर डॉक्यूमेंट्स जलाए, बिल्डिंग जलाई। और यह सब देखते हुए पुलिस ने इस बार सिर्फ रबर बुलेट्स नहीं बल्कि लाइव एमिनेशन का इस्तेमाल किया। हॉस्पिटल स्टाफ ने कंफर्म किया कि जिन लोगों को लाया गया उनके शरीर में असली मेटल बुलेट्स मिली। डॉक्टर्स और ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने इस ब्रूटल क्रैकडाउन की खुली निंदा की। नेपाल का माहौल अब एक सिविल मूवमेंट से ज्यादा एक नेशनल क्राइसिस बन चुका था। डेथ टोल 19 तक पहुंच गया, जिसमें कई हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी शामिल थे। कुछ बच्चे अपनी स्कूल यूनिफॉर्म्स में ही प्रोटेस्ट करने आए थे। सोशल मीडिया पर एक माँ का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो रो रो कर कह रही थी, मेरा बेटा सिर्फ 16 साल का था। यह तस्वीर यूथ के दर्द और पेरेंट्स के डर का प्रतीक बन गई और उसने देश भर में और भी एंगर को जन्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 300 से ज्यादा लोग इस आंदोलन में घायल हुए। हालत इतने खराब हो गए कि आर्मी बुलाना पड़ा और काठमांडू एयरपोर्ट को सुरक्षा के लिए तुरंत बंद कर दिया गया। गुस्से की आग सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही। कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर्स पर भी हमला हुआ, जहां भीड़ ने हैमर और सिकल का झंडा उतार कर जला दिया। इसी के साथ साथ नेपाल कांग्रेस के ऑफिस और कई नेताओं के घरों को भीड़ ने निशाना बनाया। एक प्रमुख नेता के घर को जब आग लगाई गई तो कैमरे में उन्हें भागता हुआ कैप्चर किया गया। यह तस्वीर नेपाल की राजनीति की कमजोरी और लोगों के ब्रोकन ट्रस्ट का प्रतीक बन गई, जो दुनिया भर में वायरल हो गई। इस सब पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई। ह्यूमन राइट वॉच ने कठोर शब्दों में कहा कि पुलिस ने अपने अधिकार का स्पष्ट दुरुपयोग किया है और उनके हिसाब से पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लीथल फोर्स बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसी बातों को दोहराते हुए तुरंत
इंटरनेशनल लेवल इन्वेस्टिगेशन की मांग की। इन दोनों संगठनों के बयानों ने नेपाल के प्रोटेस्ट को एक रीजनल इश्यू से बढ़कर ग्लोबल स्पॉटलाइट में ला दिया। नेपाल के लिए यह दिन एक काला दिन बन गया। सरकार ने तुरंत कर्फ्यू लगाया, लेकिन सड़कों पर भारी भीड़ और घायलों के विजुअल्स देखकर प्रोटेस्ट की आग बुझने के बजाय और तेज हो गई। जब स्थिति हाथ से निकलती दिखने लगी तब पीएम केपी शर्मा ओली ने अपने पद से रिजाइन कर दिया। उनके एक एडे के मुताबिक ओली ने कहा, देश के भले के लिए मैं ये कदम उठा रहा हूँ। इमरजेंसी मीटिंग के बाद सरकार ने सोशल मीडिया बैन भी हटा दिया, लेकिन अब तक प्रोटेस्टर्स की मांग बदल चुकी थी। उनका कहना था कि एक पीएम का रिजाइन करना काफी नहीं है, पूरी सरकार को बदलना होगा। आर्मी ने अपने बयान में शांति बनाए रखने की अपील की और प्रोटेस्टर्स से संवाद का वादा भी किया, मगर भीड़ ने साफ कह दिया, सिर्फ बैन हटाने और पीएम के रिजाइन करने से बात खत्म नहीं होगी, हमें मास रिजिग्नेशन चाहिए। लेकिन कमाल की बात तो यह थी कि इसी दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर को भीड़ भगा भगा कर मार रही थी। यह विजुअल्स दुनिया भर में गए और कई एनालिस्ट ने कहा कि नेपाल का आंदोलन बांग्लादेश के 2024 के जेनजी प्रोटेस्ट से मिलता जुलता है, जहां पीएम शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। यह पूरी घटना अब दुनिया भर की हेडलाइन बन गई। अल जजीरा, CNN, BBC जैसे ग्लोबल मीडिया हाउसेस ने लिखा, नेपाल जेनजी ब्रिंग गवर्नमेंट टू नीज। इंडियन मीडिया ने थोड़ा अलग नैरेटिव दिया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया बैन ही असली वजह थी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट और ह्यूमन राइट ग्रुप्स के हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन था। इसी बीच इंडियन सोशल मीडिया पर भी नेपाल के नौजवान के समर्थन में कैंपेन चलने लगे। एक्स पर कई लोगों ने लिखा, नेपाल के यूथ को सलाम, आप असली लोकतंत्र की आवाज हो। हाँ, कुछ अकाउंट्स ने प्रोपेगेंडा फैलाने की भी कोशिश की, लेकिन सच यह था कि आवाम के गुस्से के पीछे सिर्फ एक कारण था और वो था भ्रष्टाचार। अंत में बैन हट गया, पीएम रिजाइन कर गए, लेकिन प्रोटेस्ट अभी भी जारी थे। जेनजी के नेताओं ने ऐलान किया, यह आंदोलन तब तक चलेगा जब तक मास रेजिग्नेशन नहीं दिए जाते। यह क्रांति नेपाल के इतिहास में एक नई पहचान बन गई। सीख साफ है, नौजवानों की ताकत अनमोल होती है और जब वो एकजुट हो जाएं तो पूरी सरकार भी झुक जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको नेपाल जेनजी प्रोटेस्ट पर बना हुआ यह डॉक्यूमेंट्री वीडियो पसंद आया हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।